हेलो गाइस, वेलकम टू आईके क्लासरूम। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जो है ना दूसरा जो बायोटेक का यूनिट है वो है एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन का पार्ट हम जो है ना आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपको याद हो कि जो प्रीवियस वाला यूनिट है उसमें हमने जो है ना डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट आरडीटी, दैट्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली क्या है कि इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि अब इस आरडीटी का जो है ना हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस आरडीटी टेक्नोलॉजी, जिससे हम काफी प्लांट्स को या एनिमल्स को जो है ना मॉडिफाई कर सकते हैं जेनेटिकली। और मॉडिफाई करने के बाद जो ऑर्गेनिज्म हमें मिलेंगे, दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। नाउ सी, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, तो कहीं ना कहीं वो हमें या तो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, या तो मेडिसिनल फील्ड को हेल्प जो है ना इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। So basically, by the help of RDT, we can produce here that is called as the genetically modified what organisms. अब genetically modified organisms की मैं जब बात करता हूँ तो it can be a genetically modified plant, ठीक है, and similarly it can be a genetically modified animal. यहाँ पे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो है दैट इज टोबैको। सो टोबैको जो है ना, दैट इज द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। एंड अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल के केस में द फर्स्ट एनिमल दैट वाज मॉडिफाइड जेनेटिकली, दैट इज कॉल्ड एज द माउस, ठीक है। सो ये जो है ना यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नाउ सी, इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इनका एप्लीकेशन जो है ना वो हमें हेल्प करेगा टू इम्प्रूव आवर एग्रीकल्चर और टू इम्प्रूव आवर मेडिसिनल फील्ड, ठीक है। सो दैट मीन्स दो फील्ड्स में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को जो है ना ज्यादा यूज करेंगे, दैट्स एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। किस तरह से यूज होगा, वो विल सी दैट, ठीक है। अब देखिए, इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने से क्या फायदा होगा, ठीक है ना। लेट्स सी कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि जो है ना जेनेटिकली अगर हम मॉडिफाइड करें किनको, प्लांट्स को, तो हमें एक ऐसा प्लांट मिलेगा विच विल बी टॉलरेंट टू द वेरियस स्ट्रेसेस, जैसे कोल्ड स्ट्रेस है, ड्रॉट रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट है। तो सबसे पहला एडवांटेज जो इसका है वो ये है कि वी कैन प्रोड्यूस द ड्रॉट रेजिस्टेंट वी कैन से प्लांट्स। इसी तरह जो है ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये बनेगा वो ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स है दे आर मोस्टली वी कैन से पेस्ट रेजिस्टेंट और डिजीज रेजिस्टेंट, जिसकी वजह से हमें जो है ना केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स हम जो है ना जब केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज कम करेंगे तो जिससे क्या होगा कि पोल्यूशन भी कम होगा। और ये केमिकल जो है ना काफी हार्मफुल होते हैं, इसीलिए हम जीन्स को ही मॉडिफाई करके उस प्लांट में एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करेंगे कि उसके ऊपर जो पेस्ट था जो उसे डैमेज कर रहा था, अब वो उसको डैमेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो ये बाकी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये सारी एनसीईआरटी के पॉइंट्स ही है, दैट इट विल हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। इसी तरह से मिनरल यूजेज का एफिशिएंसी जो है ना बढ़ा सकते हैं हम बाय प्रोड्यूसिंग दी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। इसी तरह से हम एक ऐसा प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है गोल्डन राइस। अब गोल्डन राइस से जब प्रोड्यूस किया गया था, ये बेसिकली एक राइस की वैरायटी है जिसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया, ऐसे मॉडिफाई किया गया सच दैट इट वाज प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर विटामिन ए। तो ये सारे एडवांटेज हो सकते हैं कि अगर हम आरडीटी को यूज करेंगे तो हम ये सब जो है ना क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अभी जो हम बात करने वाले हैं, हम जो बात कर रहे हैं अभी, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट the RDT, that's the application of RDT in producing genetically modified organisms, that is plants as well as एनिमल्स। लेकिन अभी हम इन पर्टिकुलर प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर फील्ड को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो अब जाके हम जो है ना यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की। हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, हम यहाँ पे देखेंगे विच आर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, और हम देखेंगे हमने उनको कैसे मॉडिफाई किया और वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है। देखिए, सबसे पहले जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज बीटी कॉटन,
ठीक है। अब बीटी कॉटन की जब बात करें तो इसमें दो वर्ड छुपे हैं, वन इज बीटी अनदर इज कॉटन। तो कॉटन जो है ना वो एक प्लांट है और बीटी जो है वो एक बैक्टीरियम है, दैट इज बैसिलस थुरिनजेंसिस। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आरडीटी में हमें पहले एक सोर्स चाहिए, जिस सोर्स से आप एक डिजायर्ड डीएनए जो है ना हासिल करोगे, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। और फिर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने होस्ट में डालना है, लेकिन उसके लिए आपको एक वेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप वेक्टर के साथ कंबाइन करोगे, यहां पे आपको मिलेगा द रिकम्बिनेंट डीएनए, और जिसे आप किस में डालोगे, होस्ट में। और होस्ट में जाके ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वहां पे एक्सप्रेस होगा और हमें एक नए टाइप का प्रोटीन मिलेगा। देखिए, बीटी जो है ना, बीटी से मतलब है यहाँ पे दैट इज बैसिलस थुरिनजेंसिस। ठीक है, बैसिलस थुरिनजेंसिस जो मैंने पहले ही बताया। बैसिलस थुरिनजेंसिस क्या है, ये एक बैक्टीरियम है। ये क्या है, एक बैक्टीरियम। ठीक है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। देखिए एक मिनट, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इज कि जो बैसिलस थुरिनजेंसिस है, पहले हम समझेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म है, ऐसा कौन सा जीन है जो हमारे कॉटन प्लांट के लिए यूजफुल होगा। ठीक है। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे मैं जिस जीन की बात करने वाला हूँ, दैट्स अ क्राइजीन। तो क्राइजीन एक ऐसा जीन है जो आपको बैसिलस थुरिनजेंसिस में मिलेगा। अब ये क्राइजीन क्या करेगा बच्चों, ये क्राइजीन जो है ना, when it will undergo transcription and then translation, तो यहाँ पे एक प्रोटीन बनेगा, दैट्स कॉल्ड द क्राई प्रोटीन। ठीक है। अब बच्चों क्राइजीन है तो सिंपली उससे एक प्रोटीन बना, दैट्स क्राई प्रोटीन। लेकिन जब हम इस क्राई प्रोटीन को देखते हैं तो दिस क्राई प्रोटीन इज बेसिकली अ टॉक्सिन एंड विच इज प्रोड्यूस इन द इनएक्टिव फॉर्म। सो दैट मीन्स ये बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है इट्स अ प्रोटॉक्सिन, यानी जो ये क्राई प्रोटीन आपको यहाँ पे मिला ये एक प्रोटॉक्सिन है, दैट मीन्स इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। एंड रिमेंबर, अगर हम चाहते हैं कि हम इस टॉक्सिन को एक्टिवेट करें तो हमें एक्टिवेट करने के लिए इसे अल्कलाइन मीडियम देना होगा, यानी अल्कलाइन पीएच के अंडर जो है ना ये क्राई प्रोटीन जो है ना एक्टिवेट होगा। सिंस ये टॉक्सिन है तो डेफिनेटली एक्टिवेट होने के बाद ये अपनी टॉक्सिसिटी शो करेगा। नाउ सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्राइजीन है। ठीक है। अब हम क्राइजीन को क्या करेंगे, एक वेक्टर के साथ कंबाइन करेंगे। सो नाउ वी हैव हियर क्राइजीन जो कि हमने बीटी से लिया, तो ये बीटी से हमने क्राइजीन लिया और यहाँ पे हमने एक वेक्टर लिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस क्राइजीन को इस वेक्टर के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। और बच्चों जब आप इसको यहाँ पे कंबाइन करोगे तो यहाँ पे आपको एक रिकम्बिनेंट डीएनए मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि वेक्टर कौन होगा। देखिए वेक्टर यहाँ पे होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन। ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज अ वेक्टर, जो कि इस क्राइजीन को, यानी जो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो इसको लेगा कहाँ पे, इन द कॉटन प्लांट। तो अब हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए बना। अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए जो है ना बच्चों, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया जाएगा इनटू दिस कॉटन प्लांट। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया कौन, दैट इज द होस्ट, दैट इज कॉल्ड एज द कॉटन प्लांट। अब बच्चों हमने रिकम्बिनेंट डीएनए को कॉटन प्लांट में इंसर्ट किया जो कि हमारा होस्ट है। अब कॉटन प्लांट में जब ये रिकम्बिनेंट डीएनए जाएगा जिसमें क्राइजीन है, तो ये वहां पे एक्सप्रेस होगा। और आपको पता है क्राइजीन जब एक्सप्रेस होगा तो क्राई प्रोटीन बनेगा। सो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा कि इस कॉटन प्लांट के अंदर क्या बनेगा, अब क्राई प्रोटीन बनेगा। यानी हमने कहा जब ये रिकम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, इस रिकम्बिनेंट डीएनए में जो है ना क्राइजीन है, और क्राइजीन यहाँ पे एक्सप्रेस होगा और आपको यहाँ पे मिलेगा क्राई प्रोटीन। अब ये क्राई प्रोटीन जो है ना बन चुका है किसमें, कॉटन प्लांट में। लेकिन जैसे मैंने कहा आपसे ये प्रोटॉक्सिन है, दैट मीन्स इनएक्टिव फॉर्म में है। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान देना। अब यहाँ पे एक पेस्ट आएगा जो कि इस कॉटन प्लांट को जो है ना क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक पेस्ट आया। ठीक है। सपोज दिस इज द पेस्ट, दैट इज द बॉल वर्म, जो कि कॉटन प्लांट को क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो अब बच्चों ध्यान देना, ये बॉल वर्म जब इस कॉटन प्लांट को अटैक करेगा, यानी इसको खाना स्टार्ट करेगा, तो क्या होगा कि खाते खाते जो है ना ये क्राई प्रोटीन भी अपने अंदर लेगा, जो कि कॉटन प्लांट में क्राई प्रोटीन बन चुका है, जो हमने बैसिलस थुरिनजेंसिस से लिया। वो क्राई प्रोटीन अब जो है ना इस बॉल वर्म के जो है ना अंदर चला गया।
अब देखिए अंदर क्या होगा, ध्यान दीजिए। सपोज मान लीजिए, नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, दिस इज द मिड गट ऑफ दिस इंसेक्ट, ठीक है। सो दिस इज द मिड गट ऑफ दिस इंसेक्ट, दैट इज द बॉल वर्म। तो अब होगा क्या इनसाइड दिस मिड गट? सबसे पहली बात यह है कि इस मिड गट के अंदर जो हमारा क्राई प्रोटीन है, जो कि कॉटन प्लांट में बन चुका था, अब इसके गट में आ गया। ये क्राई प्रोटीन यहाँ पे क्या होगा, इसे यहाँ पे अल्कलाइन पीएच मिलेगा। अब बच्चों जब इसे अल्कलाइन पीएच मिलेगा तो डेफिनेटली इट विल बी एक्टिवेटेड, और जब ये एक्टिवेट होगा तो ये इसके एपिथेलियल सेल के मेम्ब्रेन पे अटैच होगा और इसकी एपिथेलियल सेल्स को क्या करेगा, डैमेज करेगा। सो दैट मीन्स सिंपल सी बात यह है कि बॉल वर्म के अंदर जब ये क्राई प्रोटीन जाता है तो वहां पे अल्कलाइन पीएच की वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है, और जिसकी वजह से वो वहां पे उसकी एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करता है, और अल्टीमेटली ये इंसेक्ट क्या हो जाता है, किल हो जाता है। तो इस तरह से ये प्लांट जो है ना, ये जो पेस्ट है, ये क्या हुआ, किल हुआ, लेकिन हमने यहाँ पे कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं किया, बल्कि हमने प्लांट में ही एक मैकेनिज्म डेवलप किया जिसकी वजह से ये किल हुआ, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, जब हम क्राई जीन्स की बात कर रहे हैं तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्राई जीन। लाइक सपोज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, वी हैव क्राई IAC, क्राई सेकेंड, दैट इज IIAB। रिमेंबर इस पे क्वेश्चन आ चुका है, आपको ध्यान रखना होगा कि ये वाले क्राई जीन जो है ना, जब इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो वहां से जो प्रोटीन बनेगा, वहां से जो टॉक्सिन बनेगा, दैट विल बी इफेक्टिव अगेंस्ट द बॉल वर्म। तो रिमेंबर, अगर आपको बॉल वर्म के अगेंस्ट टॉक्सिन बनवाना है तो आपने इन्हीं दो जीन्स में से कोई जीन यूज करना होगा, ठीक है। सिमिलरली बच्चों, वी हैव अनदर टाइप ऑफ द क्राई जीन, दैट इज क्राई IAB। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द कॉर्न बोरर, ठीक है। सो दिस इज अनदर पेस्ट जिसके अगेंस्ट जो है ना ये वर्क करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने डिफरेंट क्राइजीन्स की बात की। अब देखिए ओवरऑल अगर हम ध्यान दें कि जो यहाँ पे जो बीटी टॉक्सिन हम यूज करने वाले हैं, बीटी टॉक्सिन जो यूज करते हैं, ये बीटी टॉक्सिन जो है ना, यानी ये वाला मेथड जो है ना, इट इज यूज अगेंस्ट इंसेक्ट्स, ठीक है ना। जैसे लेपिडोप्टेरिन्स है, कोलियोप्टेरिन्स है, ठीक है, डिप्टेरियंस है। तो इन सब के खिलाफ जो है ना ये काम करेगा, कौन, बीटी टॉक्सिन। तो अब देखिए बीटी में हमने बीटी कॉटन देखा, बट वी हैव नाउ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द बीटी। वी हैव हियर द बीटी राइस, ठीक है ना। इसी तरह वी हैव द बीटी टोमेटो। सो डिफरेंट बीटी के क्रॉप्स के डिफरेंट टाइप्स के बने हैं, लेकिन मैकेनिज्म सब में यही अप्लाई होगा। एंड रिमेंबर दैट बीटी कॉटन इज बेसिकली व्हाट, इट्स अ पेस्ट रेजिस्टेंट। सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे बीटी कॉटन की अब बात कर रहा हूँ, तो व्हाट इज दिस प्लांट, इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट विच इज बेसिकली पेस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है ना। जो हमने किसके खिलाफ बना है, पेस्ट के खिलाफ रेजिस्टेंट बना दिया, ठीक है। नाउ सी सेकंड थिंग, द सेकंड टेक्निक जो हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट और एनिमल, वी हैव RNAi टेक्निक, that's called the RNA interference or gene silencing. Now this is very important technique, आपको यहाँ पे पूरा फोकस रखना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए। देखिए सबसे पहली बात यह है कि एक टोबैको प्लांट है जिसे एक नेमाटोड का खतरा रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द मिलाडोगाइनी इनकॉग्निशिया, ठीक है। सो अगर हम पूरा नाम लिखें, मिलाडोगाइनिया इनकॉग्निशिया, मिलाडोगाइनी इनकॉग्निशिया एक नेमाटोड है जो कि एक प्लांट नेमाटोड है, और ये जो है ना बेसिकली किस प्लांट को इफेक्ट करता है, इट इज गोइंग टू इफेक्ट द टोबैको प्लांट, ठीक है ना, और इट इज गोइंग टू इफेक्ट द ब्रिंजल। और याद रखना टोबैको और ब्रिंजल में ये रूट्स को अटैक करता है। बेसिकली रूट्स में एक डिजीज काज करता है जिसे हम रूट नॉट कहते हैं, जिसमें रूट्स में क्रैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें इस नेमाटोड के खिलाफ एक टोबैको प्लांट के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना है सो दैट जब ये नेमाटोड इस पे आए तो ये नेमाटोड वहां पे किल हो जाए विदाउट यूजिंग एनी पेस्टिसाइड, विदाउट यूजिंग एनी इंसेक्टिसाइड, ठीक है। सो इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे, दैट्स RNAi टेक्निक। सबसे पहली बात मैंने अभी जैसे बताया कि टोबैको और ब्रिंजल में रूट नॉट डिजीज होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो RNAi टेक्निक है,
ये टेक्निक जो है ना ऑलरेडी यूज कर रहे हैं कौन, यूकेरियोट्स, फॉर द डिफेंस पर्पस। तो अब यूकेरियोट्स में ये कैसे यूज होगा एज ए डिफेंस मैकेनिज्म, वो हमें चीज समझनी होगी, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे कहा कि इट इज यूज एज ए डिफेंस मैकेनिज्म इन केस ऑफ द यूकेरियोट्स। एंड रिमेंबर, जब यूकेरियोट्स इस मैकेनिज्म को यूज करते हैं, सो इट इज एप्लीकेबल ऑन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। सो देयर विल बी एन आरएनए-आई मेथड जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा। तो कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले मेरे पास यूकेरियोट के केस में एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक एंजाइम यूज किया, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज द डाइसर। और बच्चों याद रखना, दिस डाइसर विल बिलोंग टू ए कैटेगरी ऑफ एंजाइम दैट्स कॉल्ड द आरएनएस थर्ड, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देगा, ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये डाइसर क्या करेगा, ये डाइसर जो है ना, ये इसको ब्रेक करेगा इनटू द स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड आरएनएस, ठीक है ना। वी कॉल इट एज siRNA, ठीक है। सो डाइसर ने काम क्या किया, डबल स्ट्रैंडेड को आरएनए को ब्रेक किया और हमें छोटे छोटे आरएनएस यहाँ पे मिले, दैट इज कॉल्ड एज द siRNA। नाउ दिस siRNA जो है ना, जब siRNA का फॉर्मेशन होगा, इट विल एक्टिवेट another protein or it will assemble a protein that's called the RISC, ठीक है ना। now RISC is RNA induced silencing complex. so this RNA siRNA duplex मैं यहाँ पे लिखूंगा, it is going to recruit the RISC, RISC, now that is RNA induced gene silencing complex। अब देखिए ध्यान दीजिए होगा क्या यहाँ पे, कि ये siRNA जो है, समझ लीजिए आप अच्छे से, कि ये यहाँ पे बाइंड होगा किसके साथ, रिस्क के साथ। लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो है ना एग्जैक्ट मैकेनिज्म बताऊं कि ये जो siRNA है, जब यहाँ पे रिस्क बाइंड करेगा, ठीक है, रिस्क जब यहाँ पे बाइंड करेगा, तो इस siRNA में बेसिकली दो स्ट्रैंड्स होती है। एक स्ट्रैंड इसमें होती है दैट्स कॉल्ड एज अ पैसेंजर स्ट्रैंड, वी कॉल इट एज पैसेंजर स्ट्रैंड। देखिए एग्जैक्ट मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं। और जो दूसरी स्ट्रैंड है दैट इज कॉल्ड एज द गाइड स्ट्रैंड, गाइड स्ट्रैंड, ठीक है। तो मैंने कहा रिस्क जो है ना, वो siRNA के साथ बाइंड कर रहा है, जिसमें दो स्ट्रैंड से एक कहलाती है पैसेंजर स्ट्रैंड, दूसरी कहलाती है गाइड स्ट्रैंड। देखिए पैसेंजर स्ट्रैंड से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे गाइड स्ट्रैंड चाहिए। तो इन दो स्ट्रैंड में से पैसेंजर स्ट्रैंड को रिमूव किया जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ही स्ट्रैंड दिखाई है, तो जस्ट कंसीडर दैट इट्स अ गाइड स्ट्रैंड, इट्स अ गाइड स्ट्रैंड। यहाँ पे पैसेंजर स्ट्रैंड को क्या किया जाता है, रिमूव। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो पैसेंजर स्ट्रैंड है, और पैसेंजर स्ट्रैंड को क्या किया गया, रिमूव किया गया। तो अब सिर्फ यहाँ पे गाइड स्ट्रैंड बना, जो कि किसके साथ अटैच है, रिस्क प्रोटीन के साथ अटैच है। अब देखिए रिस्क प्रोटीन के साथ जो ये गाइड आरएनए या गाइड स्ट्रैंड जो अटैच है, नाउ दिस विल टारगेट द एमआरएनए। ये उस फॉरेन एमआरएनए को क्या करेगा, टारगेट करेगा और उसको ब्रेक करेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि हमारा जो ये siRNA है, जो कि वी कैन से गाइड आरएनए है, गाइड स्ट्रैंड है, जो रिस्क के साथ जुड़ा था, ये अब अपने इस टारगेट एमआरएनए के साथ जुड़ा। नाउ दिस इज टारगेट एमआरएनए, और इस एमआरएनए को ये ब्रेक करेगा, और जब ये एमआरएनए ब्रेक होगा, उसके बाद इट कैन नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन, ठीक है। सो दैट मीन्स इट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, इट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड। सो दैट मीन्स सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि ये आरएनए टेक्निक वर्क कैसे करता है। सबसे पहले आपके पास एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, उस पे डाइसर आपने जो है ना यूज किया, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे आरएनए में जो है ना टूट गया, जिसे हमने बोला siRNA। अब उस siRNA का जब कंपोजिशन देखते हैं, तो एक उसमें पैसेंजर स्ट्रैंड होती है, दूसरी गाइड स्ट्रैंड होती है। जब ये siRNA बन जाता है, तो ये वहां पे रिस्क को जो है ना रिक्रूट करता है, रिस्क आके इसके साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से पैसेंजर स्ट्रैंड को रिमूव किया जाता है, और वहां पे रहती है गाइड स्ट्रैंड। अब इस गाइड स्ट्रैंड का अपना एक पर्टिकुलर एमआरएनए क्या होता है, टारगेट होता है, जिसे ये साइलेंस करना चाहता है, ठीक है। तो ये जाके उस एमआरएनए पे बाइंड करेगा, और यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी यहाँ पे एमआरएनए को साइलेंस किया गया, एक जीन को साइलेंस किया गया, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस टेक्निक एज जीन साइलेंस टेक्निक। तो ये है यूकेरियोट के अंदर किस तरह से इसको यूज किया जाता है एज डिफेंस। अब इसी मैकेनिज्म को हमने यूज किया टोबैको प्लांट में,
ताकि वो टोबैको प्लांट जो है ना उसे नेमाटोड का कोई खतरा ना रहे। कैसे किया, लेट्स सी। देखिए अब ध्यान देना, हम यहाँ पे एक जो है ना यहाँ पे ले रहे हैं प्लांट सेल। तो सपोज ये टोबैको प्लांट है और उसकी हम एक सेल ले रहे हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ना इंसर्ट कर रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आप ऐसे इंसर्ट करोगे इन सच अ वे सो दैट इट विल फॉर्म बोथ सेंस एज वेल एज एंटी सेंस व्हाट आरएनए। बच्चों एक बात आपको यहाँ पे समझनी होगी कि जैसे आपके पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो नॉर्मली आप देखते हो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से एक स्ट्रैंड एक्ट करती है एज टेम्पलेट जिससे आरएनए बनता है, और दूसरी स्ट्रैंड जो है ना वो किसी आरएनए को कोड नहीं करते। लेकिन हम यहाँ पे डीएनए ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं सच दैट ये जो है ना यहाँ पे बनाएगी सेंस स्ट्रैंड और दूसरी क्या बनाएगी, एंटी सेंस स्ट्रैंड। यानी यहां से आपको मिलेगा डबल स्ट्रैंडेड व्हाट, आरएनए। तो ये आपको मिला डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि हर किसी यूकेरियोट में जो है ना आरएनए-आई का टेक्निक यूज होता है। अब इस प्लांट के अंदर हमने जो है ना क्या किया, नेमाटोड, नेमाटोड स्पेसिफिक स्पेसिफिक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंसर्ट किया, ठीक है ना, इन सच अ वे सो दैट इट विल फॉर्म बोथ सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड्स। ये दोनों स्ट्रैंड्स बनाए, सेंस भी और एंटी सेंस भी। अब आपके पास यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पे एक्ट कौन करेगा, डाइसर। अब जब डाइसर इस पे एक्ट करेगा तो आपको यहाँ पे छोटे आरएनएस मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एस आई आरएनए, ठीक है। अब ये एस आई आरएनए यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, यहां से आएगा नेमाटोड। अब देखिए जब ये नेमाटोड यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये आ गया नेमाटोड। अब जब नेमाटोड आया तो ध्यान दीजिए नेमाटोड क्या करेगा। देखिए सबसे पहली बात आपको यह समझना होगा कि इस नेमाटोड के अंदर एक डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है ना, जिसपे एक जीन है सपोज। वो जीन जो है ना उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, ठीक है, और उस एमआरएनए में ट्रांसलेशन होगा और एक प्रोटीन बनेगा। बच्चों ये जो प्रोटीन यहाँ पे बन रहा है कहां से बन रहा है, एमआरएनए से बन रहा है। और ये ऐसा प्रोटीन है जो इसकी सरफेस पे जो है ना, सरफेस पे एक्सप्रेस होगा, और इसी प्रोटीन की वजह से ये क्या कर सकता है, ये इस प्लांट सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है उस कंटेंट को अंदर ले सकता है। तो मान लो पहली बार अभी कुछ प्रोटीन्स है इसके सरफेस पे, तो इसने इस siRNA को अंदर लिया। अब siRNA जो है वो नेमाटोड स्पेसिफिक है, तो वो नेमाटोड के अंदर जो है ना रिस्क प्रोटीन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। जब रिस्क इस siRNA के साथ मिल जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ये रिस्क है, और यहां पे आपको siRNA की एक सिंगल स्ट्रैंड मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज द गाइड स्ट्रैंड। अब ये गाइड स्ट्रैंड जो है ना, ये गाइड स्ट्रैंड जाके इस एमआरएनए को टारगेट करेगी। तो ये एमआरएनए इसका क्या है, टारगेट है। और बच्चों अब ये इस एमआरएनए को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ये एमआरएनए ब्रेक होगा, और जब ये ब्रेक होगा देयर विल बी नो प्रोटीन फॉर्मेशन, यानी यहां पे कोई भी प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर ये प्रोटीन नहीं बचेगा तो इसके सरफेस पे कोई भी प्रोटीन डेवलप नहीं होगा, एक्सप्रेस नहीं होगा। तो दैट मीन्स ये प्लांट के सेल के कंटेंट को अपने अंदर नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसे फूड नहीं मिलेगा, और ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आरएनए-आई की टेक्निक को यूज किया, ठीक है ना, टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ए टोबैको प्लांट सच दैट द नेमाटोड जो है ना वो उस पर कोई इफेक्ट ना करे, वो नेमाटोड जो है ना वो ऑटोमेटिकली किल हो जाए, और हमारा टोबैको प्लांट जो है ना वो बच जाए इससे, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड टेक्निक, दैट इज आरएनए-आई टेक्निक, जिसको हमने यूज किया टू मेक जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट विच वाज नेमाटोड रेजिस्टेंट, ठीक है जी, दैट इज मेलाडोगाइनी इनकॉग्निशिया, ठीक है। तो ये था आज की क्लास में, रेस्ट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।